Hello students, I'm Apurv Bhatnagar and today what topic we are going to cover, you can see it's Poetry Dust of Snow by Robert Frost for class 10. So quickly just I'll let you know what are the content which we are going to cover in this video. We'll be covering up the theme of the poetry, the central idea of poem, explanation of the stanzas and the poetic devices used. सो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे वीडियो को ताकि रिवीजन पर्पज से रहे आपके एंड क्विकली यू ऑल कैन रिवाइज दिस पोइट्री बिफोर एग्जामिनेशंस. Let's see what is the basic theme of the poetry. So, before coming to the theme, I would like to tell you something about Robert Frost. Robert Frost was a nature lover. He was a romantic poet. अभी रोमांटिक पोइट्स का मतलब नेचर लवर होता है, वो दूसरे वाले रोमांस में मत चले जाना, ठीक है. सो रोमांटिक पोइट थे. एंड रोमांटिक पोइट्स का क्या होता है मानना, उनको लगता है कि जो नेचर है ना उसके पास हर चीज़ की पावर है, हीलिंग पावर्स है नेचर के पास में. अगर ह्यूमन बींग्स को कोई भी प्रॉब्लम है, ह्यूमन बींग्स को कुछ भी दिक्कत है, तो हर चीज़ का क्योर किसके पास में, नेचर के पास में. एंड दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर इन दिस थीम, दैट द पोएट स्पीक्स अबाउट द पावर ऑफ नेचर एंड द हीलिंग इफेक्ट इट कैन हैव. हील करना क्या होता है, किसी चीज़ को सही करना, हाँ, किसी चीज़ को हील कर देना. Now the poet explains to us that nature has the ability to cure all the ill of both the mind and the body. तो पोएट का ऐसा लगता है कि अगर ह्यूमन बींग्स की बॉडी में फिजिकली कोई इशू है या मेंटली कोई इशू है, तो इन सारे इश्यूज का जो सोल्यूशन है वो किसके पास में है, नेचर के पास में. यानी नेचर सुप्रीम है, ऐसा मानना होता है. और हर एक नेचर लवर का होता है, एक रोमांटिक पोएट का होता है, जो सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही नहीं है, और भी थे, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड ऑल, जिनको जानना भी आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. सो दिस इज व्हाट द थीम इज, कि नेचर कैसे ह्यूमन बींग्स का माइंड चेंज कर सकती है, कैसे नेचर के क्या पावर्स हो सकती हैं, वो हम इस पोइट्री में भी देखेंगे. कमिंग ऑन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइट्री. नाउ सेंट्रल आइडिया से मतलब क्या है, सेंट्रल आइडिया से मेरा मतलब ये है कि आप जान लेंगे कि इस पोइट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं. स्टैंजास में आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा, लेकिन बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट एग्जैक्टली व्हाट द पोएम इज ऑल अबाउट. सो द डस्ट ऑफ स्नो, इट शोज हाउ नेचर कैन चीयर पीपल by putting their problem in perspective and reminding them of the world outside their own heads. क्या मतलब है इसका, कि हम अपने दिमाग में अपनी एक दुनिया बना के चलते हैं. हमें लगता है, कभी हम ओवर थिंक कर लेते हैं, हमें लगता है कि चीज़ें बहुत बुरी हो रही हैं हमारे साथ में, हमारा दिन खराब जा रहा है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है. सो उस चीज़ को कैसे नेचर हमारे हील कर सकता है, वो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताने की कोशिश की है इस पोइट्री के थ्रू. नाउ पोएम डिपिक्ट्स अ क्रो इन अ हैमलक ट्री shakes snow down onto the passing speaker in a surprise that seemed to lighten the day's trouble. तो पोइट्री में होता क्या है, एक स्पीकर है, सॉरी ट्रेवलर है जो कि जा रहा है, और वो जो ट्रेवलर है उसको अचानक लगता है कि मुझे एक हैमलक ट्री के नीचे बैठना चाहिए, मेरा बहुत बुरा दिन जा रहा है. वो एक हैमलक ट्री के नीचे बैठता है और उसके ऊपर आके हैमलक ट्री पे एक क्रो बैठता है. क्रो के बैठने से क्या होता है, कुछ फ्लेक्स गिरती हैं उस स्पीकर के सर पे, और एकदम से उसका मूड चेंज हो जाता है. वो स्नो फ्लेक्स जो गिरते हैं हमारे ट्रेवलर के ऊपर, तो उसको लगने लगता है कि मेरा दिन बच गया खराब होने से, अभी तक मेरा दिन बहुत खराब जा रहा था. और यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है, चेंज ऑफ मूड फ्रॉम पैसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म. व्हाट इज पैसिमिज्म? पैसिमिज्म का मतलब होता है निराशावादी, जिनको हर चीज़ में निराशा नजर आए, सबको लगे भाई हर चीज़ खराब हो रही है, वो पैसिमिस्ट होते हैं. एंड ऑप्टिमिज्म ऑन द अदर हैंड इज अ पर्सन हु फील्स नो पॉजिटिविटी, हर चीज़ में जिसको लगे कि बड़ा पॉजिटिव हूँ मैं, बहुत सही चीज़ें हो रही है मेरे साथ में, ठीक है, पढ़ाई नहीं करिए पर तेरे भाई के पूरे नंबर आएंगे, 100 में से 100 लाएगा तेरा भाई, तो वो ऑप्टिमिस्ट होता है ना. हमारे हर क्लास में हमारे पास बच्चे ऐसे आते हैं जिनको ये चीज़ लगती है, ठीक है. सो दिस सजेस्ट दैट इवन इन द स्मॉलेस्ट एक्शन नेचर हैज समथिंग टू टीच ह्यूमैनिटी. पोएट साहब तो हमारे नेचर लवर हैं ही, तो उनको पूरी पोइट्री के अंदर बस नेचर का ये बताना है कि नेचर से ही सब भला हो रहा है हमारा, ठीक है, नेचर से ही अच्छे दिन आ रहे हैं. तो आइए फिर विल रीड दी फर्स्ट स्टैंजा. एट द सेम टाइम मैंने साइड में ना मीनिंग्स लिख रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एक स्टैंजा के अंदर, ताकि आप लोग उसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एंड दोज हु नो मी दे कैन ऑलवेज आस्क मी फॉर दिस पीपीटी, आई विल शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है. सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलक ट्री. शुक का मतलब क्या है, दिख रखा है शेक. और हैमलक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, जिसकी पिक्चर मैंने इसमें डाल रखी है, आपको दिख रही होगी, और उसके वाइट फ्लावर्स होते हैं. इस पर देखिए आप, पेड़ पे जो स्नोफ्लेक्स है, ठीक है, वही अभी हैमलक ट्री पे ऐसा ही हुआ था हमारे ट्रेवलर के साथ में भी. अब ट्रेवलर यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है कि कोई और ये नहीं पता है, लेकिन हाँ ट्रेवलर है एक, ठीक है.
सो एक्सप्लेनेशन में क्या है, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है बहुत क्लियर कि पोएट जो है, जो ट्रेवलर जो है, वो बहुत ही बैड मूड में है, बड़ा बुरे मूड में आते हैं, एक हैमलक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं आके। देन हैमलक ट्री के ऊपर एक क्रो आके बैठता है, और उस क्रो के बैठने से क्या होता है, कुछ डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नोफ्लेक्स, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, स्नोफ्लेक्स को बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, कुछ बर्फ उनके सर पे गिरती है, ये फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बताया गया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए जानना, इसमें दो चीजें सिंबल्स हैं, एक तो क्रो और एक हैमलक ट्री। ये दो चीजें किस चीज को सिंबलाइज कर रही हैं, सैडनेस को, ग्लूम को। ग्लूम का मतलब होता है उदासी, डिस्पेयर, सैडनेस। तो यहाँ पे बताया गया कि जो क्रो है और जो आपका हैमलक ट्री है, ये किस चीज को दर्शाते हैं, किस चीज को सिंबलाइज करते हैं, ये सिंबलाइज करते हैं सैडनेस को, उदासी को, ग्लूम को। दिस इज व्हाट द पोएट इज सेइंग। आई होप दिस फर्स्ट स्टैंजा इज क्लियर। फर्स्ट स्टैंजा में सिर्फ यही बताया, क्रो आता है, बैठता है हैमलक ट्री के ऊपर, और कुछ स्नोफ्लेक्स गिर जाती हैं सर पे हमारे ट्रेवलर के, जो कि बुरे मूड में आया है। ये फर्स्ट स्टैंजा का आपको समझाया गया है। नाउ कमिंग ऑन द सेकंड स्टैंजा, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब ये जो rude वर्ड है ना, इसको जानना आपके लिए ज़रूरी है इस पूरे स्टैंजा को समझने के लिए। तो rude वर्ड का मतलब क्या होता है, लाइक हमें लगता है ना कभी कभी कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, एक गिल्ट फील होना, ठीक है, दैट इज व्हाट रूड इज। क्या लिख रखा है, रिग्रेट समथिंग वन हैज डन और अलाउड टू हैपन एंड विश इट अनडन। हम सोचते हैं काश ऐसा मैंने नहीं करा होता, है ना। तो पोएट को ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मेरा दिन खराब होने से बच गया। कैसे लगेगा अभी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे इसका मतलब है ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो मैंने बर्बाद कर दिया होता, मैंने खराब कर दिया होता, ऐसा मतलब है। तो पोएट क्या कहता है कि ये जो स्नोफ्लेक्स गिरी हैं सर पे, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसका मतलब इससे एकदम से मेरा चेंज ऑफ मूड हो गया, मेरा मन एकदम बदल गया। हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे मन में एकदम नए थॉट्स आ गए, पैसिमिज्म से भाई मैं ऑप्टिमिस्टिक हो गया, ठीक है। एंड दिस फॉलिंग ऑफ स्नोफ्लेक्स इट हैड सेव्ड माई डे। मेरा दिन जो कि बहुत ख़राब जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा मैं एकदम उदासी में भेज रहा था अपने दिन को, एकदम सैड हो रखा था बंदा, तो उसको लगता है कि स्नोफ्लेक्स गिरने से क्या हुआ, मेरे दिन में अभी भी बाकी है, जो बाकी का जो बचा हुआ दिन था मैंने वो बचा लिया। सेव्ड पार्ट, सेव्ड पार्ट का मतलब क्या है, बचा हुआ दिन। तो पोइट को ऐसा लगता है मैंने अपना बचा हुआ दिन जो था उसको खराब होने से बचा लिया है, अपना मूड चेंज करके। अब मैं अच्छे मूड में आ गया हूँ, अब मुझे लगने लग गया है कि ठीक है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों की लाइफ में भी है। दिस इज वॉट द पोइट इज थिंकिंग। लेट्स रीड वट एवर आई हैव रिटन ओवर हियर। द पोइट वॉज हैविंग ए टेरिबल डे, आप सबको पता है, बट द फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली। तो जो स्नो फॉलिंग है उसने एकदम से उसके मूड को बदल दिया। He had already spent his day in a bad mood, but the rest of it was saved by the crow and the hamlock tree। अब देखो आप कैसे जो क्रो और हैमलक ट्री फर्स्ट स्टैंजा में सिंबलाइज कर रहे थे पैसिमिज्म को, वही क्रो और वही हैमलक ट्री ने सेकंड स्टैंजा के अंदर पोएट के मूड को बदल दिया और पैसिमिज्म से किस में लेके आ गया, ऑप्टिमिज्म के अंदर लेके आ गया। Now the poet used this hamlock tree and crow beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness too। कि हमारी लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हमें जो दिख रहा है वैसा ही हो, कभी कभी भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। लाइक हम लोग सब कैसा कहते आए हैं, बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल बात हो जाएगी, बट येस एग्जैक्टली पोएट को ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ ये स्नोफ्लेक्स गिरे और मेरा एकदम से मूड चेंज हो गया, मैं बहुत ज़्यादा ख़राब मूड में बैठा हुआ था, ओके और मैंने अपना बचा कुचा दिन बचा लिया खराब होने से, बर्बाद होने से, एकदम घर पे जाके सैड बॉय बनने से बचा लिया, ठीक है। वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजेस टू ब्लेस अस। कहने का मतलब है कि ऊपर वाला जो हमारे साथ कर रहा है या हमारे को जो दे रहा है वो हमारे लिए बेस्ट है। वी हैव नो अदर ऑप्शंस, वी कैन एक्सेप्ट अ रियलिटी एंड हम लोग अपना प्रेजेंट सुधार सकते हैं। तो ओवर थिंकर्स के लिए बड़ी अच्छी पोइट्री है ये, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं ना, बच्चों को भी लगता है बोर्ड में क्या होगा, ये मेरा तो लाइफ बर्बाद हो गया एकदम, तो वो बर्बाद नहीं हुए। इट इज़ मोर लाइक कि आप लोगों को सोचना है कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, ओके। सो मेक श्योर प्रेजेंट इज गुड सो दैट इवन योर फ्यूचर कैन बी सेव्ड। ये तो समझाई मैंने आपको थीम, सेंट्रल आइडिया, स्टैंजा। अब आते हैं इस पोइट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसमें आप लोगों को डर भी लगता है और कंफ्यूजन भी होता है, जो कि है पोइटिक डिवाइसेस। पोइटिक डिवाइसेस बहुत इजी चीज़ होती हैं, मेन चीज़ क्या होती है आपको बस समझना होता है इनको कैसे यूज़ करा गया है। तो एक पोइटिक डिवाइस सबसे पहले जो इसमें यूज़ करा गया है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आई थिंक आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि एलिट्रेशन में क्या होता है, जो स्टार्टिंग के लेटर्स होते हैं ना वो सेम होते हैं, तो सेम साउंडिंग लेटर्स होते हैं। वॉवेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेटर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। जैसे मैंने नीचे एग्जाम्पल लिखा है, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पे हैज़, हार्ट,
ये ह की जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड आया है, जो लेटर जो सेम आया है एच, ये एलिट्रेशन को शो कर रहा है. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन, एंड सेव्ड सम पार्ट, अगेन सेव्ड सम एस. सो दिस इज व्हाट एलिट्रेशन इज. एलिट्रेशन बहुत सिंपल है, बिल्कुल आपको देखते ही समझ में आ जाएगा. सेम अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, सेम आपके पास वर्ड्स दिख रहे हैं, आप समझ में आ जाएगा आपको क्या है, ये सेम साउंड आ रहा है, एलिट्रेशन यूज करा गया है. इस लाइन, इस पोइट्री में हमारी यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज हुआ है. क्लियर है? चलिए, नाउ these are the next figure of speeches which are used. Second figure of speech is assonance. Assonance क्या होता है बेटा? Alliteration में तो देखो मैंने क्या बताया कि सिर्फ लेटर सेम होते हैं, है ना. एस एस हो, ए एच एच हो, कोई सा भी लेटर हो सेम होना चाहिए, है ना. के हो, एम हो, कोई सा भी लेटर हो सेम होना चाहिए, साउंड सेम आना चाहिए. लेकिन एजोनेंस में क्या होता है? एजोनेंस में वॉवेल साउंड सेम होना चाहिए. वॉवेल साउंड कैसा होता है? ए ई आई ओ यू का जो आवाज आती है, ओ ए, वो साउंड सेम होनी चाहिए. अभी एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको उसमें दे रखा है, शुक डाउन ऑन मी, तो यहाँ पे ओ जो साउंड है ना, शुक डाउन ऑन, ये जो ओ साउंड है ये प्रोमिनेंट है, यानी कि ये आवाज निकल के आ रही है. शुक डाउन ऑन मी, ओ साउंड का प्रोमिनेंस शो करता है एजोनेंस के, ओ की आवाज आ रही है. ठीक है, ये आपका वॉवेल साउंड रिपीट होगा, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट नहीं होगा एजोनेंस के अंदर. क्लियर है? थर्ड फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड ओवर हियर इज मेटाफर. मेटाफर क्या होता है? सिमिली और मेटाफर मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ, लेकिन स्टिल बताता हूँ क्योंकि वीडियो तो पहली बार ही बना रहा हूँ इसकी. तो सिमिली जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, एज ब्यूटीफुल एज मून, एज ब्रेव एज लॉयन, एज लाइक, ये लगा के. और मेटाफर जिसमें हम डायरेक्ट रेफरेंस देते हैं, सीधे कंपेयर कर देते हैं, बट इन रेफरेंस व्यू कि ही इज माई लॉयन, ओके, ही इज द टाइगर ऑफ अ क्लास. यानी कि मैंने ये नहीं बोला ही इज लाइक टाइगर, मैंने क्या बोला, ही इज द टाइगर, सीधा उसको शेर बनाया भाई को. तो यहाँ पे सीधे रेफरेंस दिया गया है. जैसे यहाँ पे क्या बोला गया हमारी पोइट्री में, डस्ट ऑफ स्नो. क्या बोला गया है? डस्ट ऑफ स्नो. सो यहाँ पे जो स्नो है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? ये स्नो फ्लेक्स है. तो स्नो फ्लेक्स ना बोल के उनको क्या बोला गया? धूल स्नो की, है ना. ये तो ये मेटाफर यहाँ पे यूज हुआ है. नाउ द नेक्स्ट इज सिंबॉलिज्म, जो मैंने आपको पहले भी पोइट्री पढ़ाते हुए समझा दिया था कि हैमलक ट्री और जो क्रो है वो किसको सिंबलाइज करते हैं? वो सिंबलाइज करते हैं डेथ को, डिके को, ग्लूम को. ओके, इनऑस्पिशियस थिंग्स, इनऑस्पिशियस का मतलब होता है आपके अपशकुन. ओके, उन चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं, यानी कि उनको पैसिमिस्ट तरीके से पोइट ने लिया था. लेकिन सेकंड स्टांजा में हमने देखा कि यही क्रो और यही जो हैमलक ट्री था, इससे पोइट का क्या हुआ, एकदम मूड चेंज हो गया, क्योंकि इनकी वजह से ही तो वो स्नोफ्लेक्स गिरी पोइट के सर पे. सो दिस इज व्हाट. इसके अलावा इस पोइट्री में से ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा नहीं. ये जो मतलब अगर आपसे बोर्ड्स में कुछ पूछ सकते हैं ना, तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा समझा दिया है क्या पूछ सकते हैं. दिस वॉज द एंडिंग एंड आई थिंक मेरा जो मैं समझाना चाहता था मैंने क्लियर किया है. स्टिल यू पीपल हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू ऑल आर वेरी लाइक मोस्ट वेलकम. Always you can ask me, you can write down your queries in the comment box, you can call me always. We'll be coming up with a new topic very soon. Thank you so much everyone.